ठीक, तो आज के लेक्चर में हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। ग्राफ के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक सी बातें पहले भी बताई हैं जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा था, और मैंने कल उसके लेक्चर्स आपको शेयर भी किए थे। अगर आप कोई भूल गया हो, कोई देखना चाहता हो तो वो लेक्चर से देख ले, वरना आपके पास नोट्स में लिखे होंगे। मैंने आपको पहले ग्राफ का स्लोप देखना, ग्राफ के अंदर का एरिया देखना, ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है ये देखना, ये बातें थोड़ी बहुत एक बार बेसिक बेसिक सी बताई थी। यहाँ हम उन चीजों को भी यूज करेंगे, है ना। और उसके बाद अपन ग्राफ स्टडी करेंगे कि काइनेमेटिक्स में ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट होता है, एक ग्राफ दिया हो तो कोरेस्पॉन्डिंग दूसरा ग्राफ कैसा होगा, है ना। और फिर अपन देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ग्राफ की हेल्प से बहुत ही इजीली हो जाते हैं, है ना। ठीक, तो ग्राफ अपने को रीड करना आना चाहिए। और एक बार अपन काइनेमेटिक्स का ग्राफ सीख गए तो इसके बाद अपन आगे के भी जो भी चैप्टर्स में, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार अपन एक चैप्टर का ग्राफ स्टडी करना सीख गए तो आगे अपन ग्राफ का टॉपिक कहीं सेपरेट नहीं पढ़ेंगे, इसी बेसिस पे चलता रहेगा, है ना। तो ग्राफ एक्चुअली मैं आपको इन जनरल ग्राफ बता रहा हूँ कि यहाँ से फिजिक्स में आगे जहां जहां भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं से यहीं से रिलेटेड होगा, है ना। तो थ्योरी ऑफ ग्राफ में सबसे पहले अपन ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में अपन दो चीजें पढ़ते हैं। पहला तो अपन ग्राफ बनाते क्यों है, तो ग्राफ बनाते इसलिए है ना क्योंकि ग्राफ से उस चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, और कई बार सिर्फ एक डायग्राम बना के पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली आप तक शेयर की जा सकती है। तो इसीलिए मोशन का ग्राफ बनाया जाता है या किसी भी चीज का ग्राफ बनाया जा सकता है। ठीक, तो इट इज सिंपल है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन विच इज गिवन, है ना। अब ग्राफ इन जनरल अपने कोर्स जो है वो 2D ग्राफ है, मतलब दो एक प्लेन में बनेगा, दो एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होगी और कोई क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होगी। एक्स एक्सिस पे कोई क्वांटिटी होगी और वाई एक्सिस पे कोई क्वांटिटी होगी। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एक्स पे कोई भी हो सकती है, वाई पे कोई भी हो सकती है, डिपेंड करेगा, है ना। और ग्राफ जो हम बनाएंगे उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नेचर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कोई कर्व हो सकता है। मतलब एक्स और वाई के बीच का जो वेरिएशन होगा दैट में बी स्ट्रेट लाइन वेरिएशन और कर्व वेरिएशन, है ना। तो ग्राफ को जब हम रीड करते हैं तो वी रीड मेनली फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी रीड फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स while solving a graph question, while solving graph। चार इंपॉर्टेंट चीजें हम सीखते हैं जब हम किसी भी ग्राफ को सॉल्व कर रहे होते हैं। देखते हैं, मतलब फर्स्ट, पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है रीडिंग द ग्राफ, ग्राफ को रीड करना। ग्राफ को रीड करने में क्या क्या चीजें आ जाएगी, नेचर, ग्राफ कैसा है नेचर में, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या कर्व है ना। ग्राफ का नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, जो भी है ना। नेक्स्ट थिंग इज नेचर के बाद वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस क्वांटिटीज, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस क्वांटिटीज, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है विथ यूनिट, है ना। ध्यान देखेंगे, कई बार टाइम सेकंड में दिया होता है, कई बार मिली सेकंड में दिया होता है, कई बार माइक्रो सेकंड में दिया होता है। तो फिर अपने को देखना है कि वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या है। तो सबसे पहले दिखा कि ग्राफ किन किन क्वांटिटीज के बीच है, ग्राफ का नेचर क्या है ना। फिर ये भी देखते हैं, रीड करने के अंदर ही आता है कि वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। इंक्रीज वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज as marked on the axis, as marked on the y axis and x axis, क्या क्या वैल्यूज मार्क्ड हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग, है ना। और वेरिएशन कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है कि देखना कि किन किन क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ है, दूसरा ग्राफ का नेचर कैसा है, एक तरीके से मतलब कैसा है, स्ट्रेट लाइन, कर्व, कौन सी वैल्यूज है, मतलब वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, मतलब वैल्यूज इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा वेरिएशन। दिस इज फर्स्ट टॉपिक।
रीडिंग ऑफ द ग्राफ। जैसे मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा ग्राफ बना के दूं और मैं आपसे कहूं कि ये इधर की तरफ x है और इधर की तरफ t है, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, और मैं ऐसा ना स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ दूं और मैं कहूँ ये +5 मीटर है, तो आप इस ग्राफ को रीड करके कहोगे कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट विथ टाइम, इज कांस्टेंट विथ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ देख के आप ऐसा कह सकते हो कि इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कौन, देखो टाइम आगे जा रहा है, यहाँ से चलो इस टाइम पे पोजीशन कितना है 5, इस टाइम पे कितना है 5, इस टाइम पे कितना है 5, इस टाइम पे कितना है 5, तो मैं किसी भी टाइम पे बात करूं तो पार्टिकल की पोजीशन सेम है। जैसे मैं एक और ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मैं कहूं कि एक्सटी ग्राफ जो है, एक्सटी ग्राफ वो कुछ ऐसा ड्रॉ किया हुआ, एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही मैं, है ना, ये कुछ 2 सेकंड है, ये 0 है और ये 6 सेकंड है और ये यहाँ कुछ +5 मीटर है। तो आप इसमें इसको कैसे रीड करोगे, सुनना है टाइम सेकंड में जब तक कुछ ना कहा जाए, है ना, तो आप इसको कैसे रीड करोगे कि पार्टिकल की मोशन t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ आ गए, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है, फिर 0 इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक इसकी एक्स कोऑर्डिनेट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज हुआ और 2 सेकंड पे ये 5 पे पहुंच गया और फिर 5 के आगे ये लीनियरली डिक्रीज होके 6 सेकंड पे वापस 0 से आ गया। तो इस ग्राफ को ने रीड किया कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 5 हुआ और फिर 5 से 0 हुआ, दोनों स्ट्रेट लाइन में वेरिएशन दे रखा है और ये भी पता है कि 0 से 2 तक, 0 से 5 तक गया, फिर 2 से आगे 6 तक, 0 से यहाँ तक गया। तो ऐसे करके हम ग्राफ को रीड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इसमें एक और चीज भी पता करनी होती है, इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन y एक्सिस एंड x एक्सिस क्वांटिटी, कि y एक्सिस की क्वांटिटी और x एक्सिस की क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो भी रीडिंग ऑफ द ग्राफ से ही अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या लीनियर रिलेशन था, है ना, कैसा था, स्ट्रेट लाइन या लीनियर। तो ये पहली चीज स्टडी करी। दूसरी चीज स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का स्लोप, इसमें टू डिटरमाइन वेदर द स्लोप पहली इसमें स्लोप में क्या क्या चीज देखेंगे, तो पहले तो स्लोप में ये देखते हैं कि विच क्वांटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप, कि उसकी स्लोप रिप्रेजेंट किस क्वांटिटी को करेगी, विच क्वांटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। अच्छा, स्लोप ऑफ ग्राफ होता क्या है, dy बाई डी एक्स, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, है ना, किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो ये स्लोप किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ग्राफ xt है तो इसका स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू dx अपॉन dt, दैट इज वेलोसिटी, है ना। xt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। मैं कहूं स्लो ग्राफ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो इसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप इज इक्वल टू dv अपॉन dt विच इज एक्सेलरेशन, है ना। मैं कल को आपसे कहूं कि ग्राफ v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ है ना, तो इसका स्लोप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सो इट विल बी 2v dv अपॉन dx। क्या होगा, 2v dv अपॉन dx, v स्क्वायर को v के टर्म में किया फिर x के टर्म में किया, एंड इट इज v dv अपॉन dx इज एक्सेलरेशन, सो इट इज 2a। ना, ये अपने आप में एक सवाल है कि v स्क्वायर वर्सेस x का स्लोप क्या दिखाता है,
2 टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपको दिए हो सकते हैं। तो पहली बात तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहली चीज क्या है स्लोप के अंदर, विच क्वांटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। जैसे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ हो, कौन सा ग्राफ हो, मोमेंटम वर्सेस टाइम, तो इसका स्लोप, मोमेंटम को p से लिखते हैं, इसका स्लोप होगा dp अपॉन dt, दैट इज फोर्स, है ना। तो स्लोप के अंदर पहली चीज क्या देखनी होती है कि इसका स्लोप रिप्रेजेंट किस क्वांटिटी को करेगा, है ना। जैसे अपन ने वेलोसिटी को डिफाइन किया है dx by dt, ये बाय डेफिनेशन हमें पहले से पता होता है, a होता है dv अपॉन dt, है ना। 2v dv अपॉन dx को 2a लिख सकते हैं, dp by dt फोर्स होता है। ये कहाँ से पता चलेगा क्या होता है, उस चैप्टर में हम ये डेफिनेशन सीखते हैं। जैसे यहाँ आपने सीखी ना कि v को dx अपॉन dt लिखते हैं, a को dv अपॉन dt लिखते हैं, तो हर चैप्टर में अपन ऐसी डेफिनेशन सीखेंगे। और दूसरी चीज हमें ये देखनी होती है इसी में स्लोप के अंदर, स्लोप इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। मतलब स्लोप का नेचर कैसा है ये मैं आपको देखना पहले ही सिखा चुका हूं वहां पे। जैसे इस ग्राफ के अंदर आपको अगर याद हो तो मैं अगर बोलूं कि ये मान लो वाई एक्स ग्राफ है कोई भी, और मैंने मान लो इसको ऐसा प्लॉट किया है, तो आपको हो गया यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना। यही में वाई एक्स ग्राफ मैंने कह दिया कि चलो ऐसा प्लॉटेड है ना, तो यहाँ पे आप कहोगे कि स्लोप क्या हो रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप, स्लोप इज डिक्रीजिंग, निगेटिव वाली चीज है यहाँ, है ना, याद आ रहा है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप कैसा है, निगेटिव है और डिक्रीज हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो डाउनवर्ड कर्व होता है वो डिक्रीजिंग स्लोप का होता है, अपवर्ड कर्व जो होता है वो पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि स्लोप तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, सब बता चुका हूँ, कल रिवाइज करने को भी बोला था। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, है ना। और कल को मैं आपसे बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी हुई है y और x के बीच में, है ना, तो स्ट्रेट लाइन है मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप, है ना। तो स्लोप इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, स्लोप कांस्टेंट भी हो सकता है ना। तो स्लोप में दो चीजें देखनी होती हैं कि स्लोप किन क्वांटिटी, ये ग्राफ किन क्वांटिटीज के बीच का है, तो उन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा और स्लोप का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट इज, एक ही बार लिखने का टाइम दे दूंगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया ग्राफ, ग्राफ या कर्व के अंदर का एरिया क्या है। इसमें भी दो चीजें, पहला which quantity will be represented by area, which quantity will be represented by area, एरिया किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। जैसे मैं मान लो आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, और मैं पूछूं कि ऐसा कुछ बना हुआ है, तो मैं पूछूं कि यहां से यहां तक का जो ये एरिया होगा, ये एरिया ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने आपको बता रखा था ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, है ना, ये वी डी टी को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जानते हो वी डी टी होता है डेल्टा एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो कर, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल। ऐसे ही कल को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, है ना, मैं कहूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, उसका एरिया क्या शो करेगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया ए डी टी, है ना, ए को क्या लिखते हैं डीवी अपॉन डी टी, तो ये डीवी बन गया इनिशियल से फाइनल। तो ये दिखाता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या दिखाता है, चेंज इन वेलोसिटी।
तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या दिखाता है, चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे ही करके अपन आगे एक एक करके सीखते जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो एरिया किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वैल्यू ऑफ एरिया, वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी है। मतलब बेटा मान लो कल को एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, और वो ऐसा है ना, फॉर एग्जांपल वो ऐसा है, ये +10 मीटर पर सेकेंड है और ये -10 मीटर पर सेकेंड है, ये टाइम कुछ 4 सेकेंड है और ये टाइम कुछ 2 सेकेंड है। तो ध्यान से देखना, अपना जो यहाँ एरिया होगा ना, यहाँ ये एरिया पॉजिटिव है, क्योंकि y और t, y और x, v और t दोनों पॉजिटिव है, तो इट इज पॉजिटिव एरिया। और यहाँ ये एरिया कैसा है, नेगेटिव है। एरिया को साइन के साथ लेते हैं, नेगेटिव एरिया है ना। तो मैं आपसे पूछूं टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया, तो पॉजिटिव वैल्यू आप अगर ट्रायंगल से सोच के देखो तो 1/2 × 10 × 2 है ना, विच इज 10, प्लस निगेटिव साइड में है ये 1/2 × -10 × 2। देखो मैंने नेगेटिव, अपने आप ही आंसर ही नेगेटिव आएगा, तो नेट आंसर 0। तो इसके नीचे का टोटल एरिया कहेंगे 0। क्यों 0, जितना एरिया पॉजिटिव में है उतना ही एरिया नेगेटिव में है, तो इस ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया कितना है, 0। सो इट इज एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया में भी दो चीजें सोचेंगे कि पहला तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा इस एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। और फिर लास्ट चीज जो आपको पहले ही बताई जा चुकी है, फोर्थ चीज जो स्टडी करते हैं, कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ, काफी काम आती है, विटी ऑफ ग्राफ है ना। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर ऐसा ऐसी है कॉन्केविटी और ऐसी है कॉन्केविटी, क्या डिफरेंस है इसमें से। मान लो ये y है और ये x है, ये y है और ये x है, इसमें मिनिमा आ रहा है, तो इसमें मैंने आपको बताया था इसका डबल डेरिवेटिव d2y/dx2 है ना। ये d2y/dx2 इसमें कैसा आता है, पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होता है। और यहाँ d2y/dx2 इसका डबल डेरिवेटिव, उसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव, इसको कहते हैं दिस इज ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप साइन के साथ, एंड दिस इज ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। तो मतलब ग्राफ के स्टडी में मेनली ये चार चीजें देखनी है। सबसे पहला, ग्राफ के इन क्वांटिटीज के बीच का है, उन क्वांटिटीज की यूनिट क्या है, ग्राफ का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। दूसरा, ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा और वैल्यू कितनी है। तीसरा, ग्राफ के नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू कितनी है। और चौथा, ग्राफ की कॉन्केविटी कैसी है ना, इससे मालूम चलेगा ग्राफ इंक्रीजिंग स्लोप का है या डिक्रीजिंग स्लोप का। मतलब ये कहीं ना कहीं से 2 से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू पॉइंट 2, बट कॉन्केविटी सोच के अपन ये तो पक्के से बता सकते हैं कि ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, है ना। दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ ग्राफ। अपन एक एक करके पहले तो कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं ज्योमेट्रिकली वो सीखेंगे, फिर अपन काइनेमेटिक्स के ग्राफ पे आ जाएंगे। तो आप एक एक करके लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी से नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके। तो अपन इन चीजों को अपने ग्राफ्स में आगे हर जगह स्टडी करेंगे। अब क्योंकि हम पहली बार सीख रहे हैं तो हमें ना कुछ कुछ बेसिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि किस तरह की इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो अगला मैं आपको वही इसमें एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट कर्व्स एंड देयर इक्वेशन, इंपॉर्टेंट कर्व्स एंड देयर इक्वेशन। सबसे पहला जो अपन सीखेंगे वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर y और x के बीच, y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी हो और x एक्सिस के बीच जो भी क्वांटिटी हो, इनके बीच अगर लीनियर रिलेशन है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और उसकी जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, y = mx + c। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ लोगों को पता भी होगी, m is the slope and c is the y intercept. This is general equation of straight line, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं y is equal to 2x plus 1 को प्लॉट करो, है ना। तो आप सबसे पहली बात तो जैसे आपने बचपन में प्लॉट करना सीखा है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू 1 होगी, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू -1/2 होगी, है ना। दिस इज -1/2, 0 एंड दिस इज 0, 1। ये 2 पॉइंट्स मिले, फिर अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ऐसे किया करते थे, इनको ऐसा मिला दिया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, है ना। ऐसे करके आप सबको लाइन ड्रॉ करना आता होगा। एक बार x को 0 करते हैं तो y कोऑर्डिनेट मिल जाता है, एक बार y को 0 करते हैं तो x कोऑर्डिनेट मिल जाता है, तो मालूम चलता है ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा होता है ना। दिस इज द बेसिक मेथड हाउ यू ड्रॉ अ ग्राफ, है ना। स्ट्रेट लाइन का करना आना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां से मैंने आपको एक चीज बताई, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो आप कहोगे यहाँ पे स्लोप कितना है, +2, स्लोप कितना है +2, और y इंटरसेप्ट कितना है c +1। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसा ही आ रहा है, दिस इज y इंटरसेप्ट, देखो ये 1 है। और मैं कहूँ स्लोप, स्लोप कैसे निकालते थे स्लोप और स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती थी उसका थीटा, तो ये थीटा, है ना। तो आप देखो ध्यान से, आप इस थीटा के लिए अगर टेन थीटा लिखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा इज 1 अपॉन, यहां से क्या आएगा 1/2, 1/1/2, तो स्लोप कितना आ गया 2, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो ये स्लोप है ना। ये क्या है स्लोप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं अगर y इक्वल टू 2x प्लस 1 की बात करूं तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 1 मिला, और फिर मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू -1/2 मिला। तो मैंने यहाँ से ये पॉइंट डिसाइड कर लिए और फिर मैंने इनको मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ये अपना ये जो थीटा आ रहा है एक्यूट थीटा, यहाँ से अपने को स्लोप मिल जाएगा, मतलब मैं इस ट्रायंगल का टेन थीटा निकालूंगा, वो स्लोप है। तो यहाँ से तो आगे से अपन सीधा ही सोच सकते हैं ग्राफ का कैसा स्लोप आएगा और कैसा इंटरसेप्ट आएगा, है ना। तो ये चार टाइप की, तो सॉरी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन कौन कौन से टाइप के आपको ड्रॉ किए मिल सकते हैं, देखना कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसी मिले, है ना। ध्यान देखिए, ये है इसका एंगल स्लोप वाला, तो आप कहोगे यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि थीटा 90 से ज्यादा है, स्लोप इज नेगेटिव, और सीधा सी लिख देता हूं, सी इज पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन कल को आपको ना ऐसी मिल सकती है, हाँ, जो भी मैंने वहां ड्रॉ की थी, तो थीटा ये रहेगा और सी ये रहेगा, तो स्लोप कैसा पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैसा पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन आपको ऐसी भी मिल सकती है, इस तरह से कट करती हुई, थीटा ये रहा बेटा इसका एंगल, और इंटरसेप्ट ये रहा सी, तो यहाँ पे स्लोप कैसा पॉजिटिव क्योंकि थीटा एक्यूट है, इंटरसेप्ट कैसा नेगेटिव। ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसी भी मिल सकती है ना। तो इस बार ये रहा थीटा और ये रहा इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे स्लोप भी कैसा नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी कैसा नेगेटिव। तो डिपेंडिंग अपॉन स्लोप इंटरसेप्ट कैसा होगा, हम ये जज कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन कौन से क्वाड्रेंट से होके पास होगी, है ना। कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है कि इस तरीके से, है ना, ये y एक्सिस हो और ये x एक्सिस हो, तो इसमें क्या है स्लोप है लेकिन इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट कितना है 0, तो ये y इक्वल टू एम एक्स होता है, c कितना हो गया 0, सो दिस रिप्रेजेंट y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x। और यही लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है ना। यहाँ भी c कितना है 0, इस बार थीटा ये एंगल है ना। तो यहाँ भी c 0 है, तो y इज इक्वल टू, ये भी mx ही है लेकिन ये -m आएगा, मैं यहाँ पे m को पॉजिटिव मान रहा हूँ,
है ना। यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप के साथ आएगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ, और यहाँ पे ये नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन के। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ m एंड x, सॉरी m एंड c, यू कैन गेट दीज टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो सकता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट का हो सकता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट का, वो फोर्थ क्वाड्रेंट का, वो ओरिजिन से पास होता हो सकता है। मतलब ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, जहां m अगर पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी, अगर वो स्लोप नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी। तो ये बेसिक बेसिक से ग्राफ है अपने स्ट्रेट लाइन के, है ना। तो अपन आगे से ध्यान क्या रखना है कि अगर y एक्सिस और x एक्सिस के क्वांटिटी के बीच रिलेशन लीनियर आ गया तो इसका मतलब उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे सिंपल सा बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लो u पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव दिया होगा तो आप ग्राफ कैसा बनाओगे, v वर्सेस u का पॉजिटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा, सॉरी u नहीं t, v वर्सेस t। तो यहाँ y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है, इसके लिए y इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ से ग्राफ t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा। दिस इज द ग्राफ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। कल को मान लो मैं आपसे ग्राफ बनाने को दे दूं v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, और आप फॉर्मूला ये जानते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, v स्क्वायर, और x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, s, है ना। तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन, देखो y इज इक्वल टू m, m कितना आया यहाँ से, स्लोप 2a, और इंटरसेप्ट कितना आया, u स्क्वायर। अच्छा देखो इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ होगा। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं मान लेता हूँ a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ भी ऐसा ही जाएगा, है ना। ऐसा ग्राफ बनेगा v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, इसका v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। कैसे डिसाइड किया ये ग्राफ बनेगा, सबसे पहले तो ये इक्वेशन आपको पता है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर मैंने सोचा ग्राफ बनाना किन चीजों के बीच है, y एक्सिस और x एक्सिस। तो ये रहा y एक्सिस का वेरिएबल, ये रहा x एक्सिस का वेरिएबल, और u और a कांस्टेंट है, तो मुझे पता चला कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका मतलब इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, है ना। अगला जो आता है स्ट्रेट लाइन के बाद जो इंपॉर्टेंट अपन सीखते हैं वो पैराबोलिक, पैराबोला, है ना। पैराबोला में क्वाड्रेटिक रिलेशन आता है। कैसा आता है, क्वाड्रेटिक। इसमें लीनियर रिलेशन, इफ देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन y एंड x then the equation will be straight line. If there is linear relation between y and x then there is a straight line। और अगर ये relation quadratic हो, मतलब कुछ ऐसा है, y is equal to ax square plus bx plus c, तो ये पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक आप जानते हो। इसमें कुछ जनरल टाइप के पैराबोला अपन सीखते हैं। कई बार आपको बेटा ये पैराबोला मिलेगा, ऐसा वाला। अभी अपन ये चार में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर पैराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और जिसका जो सेंटर है या कहो तो जो पीक है वो ओरिजिन पे है, या एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। ये चार टाइप के पैराबोला मैं बना रहा हूँ और मैं इन चारों की इक्वेशन लिख रहा हूँ, है ना। ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है। मैं इन चारों के साथ उनकी इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। इसकी इक्वेशन होती है बेटा y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट एक्स स्क्वायर। सोच के देखो, जस्टिफाइड भी है, आप x की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, इस एक्सप्रेशन में
आप x की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, देखो y सेम आएगा, है ना, वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, है ना। तो y की वैल्यू मान लो 1 लो या y की वैल्यू -1 लो, y की x की वैल्यू, तो y की वैल्यू सेम आएगी। मतलब ये रिलेशन, ये ग्राफ जो होगा, आप x इक्वल टू माइनस पे जाओ या x इक्वल टू प्लस पे जाओ, y एक्सिस के और सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, क्योंकि ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव। सो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ये ग्राफ भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, लेकिन पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव में है, तो इसका एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो क्योंकि के एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होगा। तो उसका उल्टा माइनस लगा दूंगा, तो क्या होता है ना, पहले वाले ग्राफ का सीधा मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस पे, तो वो नीचे आ जाएगा। थर्ड वाला ग्राफ है ना, इसमें देखो क्या दिख रहा है, एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो इसके एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। देखो ध्यान से, इसका एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, आप एक्स वाई पॉजिटिव लो या आप वाई नेगेटिव लो, देखो ध्यान से, y पॉजिटिव लो या y नेगेटिव लो, x हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ये रहा x, है ना, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स है, तो आप कुछ भी y लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह इसके इक्वेशन को लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, कि आप कुछ भी लो x हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ खुलता है, y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ खुलता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स राइट की तरफ खुलता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स लेफ्ट की तरफ। पैराबोला आपका डिटेल्ड चैप्टर है, पीछे स्ट्रेट लाइन दिखाया वो भी आपका डिटेल्ड चैप्टर है, यहाँ पैराबोला सिखाया ये भी आपका डिटेल्ड चैप्टर है मैथ्स में, है ना। अभी अपन बस उसकी जनरल कैसा कर्व होता है ये सीखने वाला है। इसी में कई बार एक आध टाइप का पैराबोला और बना मिलता है, जैसे मान लो ये सब में देखो ध्यान से, इन सारे ग्राफ्स में क्या किया ना मैंने, इसमें एक तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन हटा दिया था, सिर्फ यही वाला रखा था, ये वाले एक्सप्रेशन हटा दिए थे। तो कल को मान लो बेटा ग्राफ सीधा इसी का बनाने को आ गया, y इज इक्वल टू पूरा इसी का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा, तो आप कहोगे ना इसका भी तो पैराबोला अपवर्ड ही होगा या डाउनवर्ड, ये देखो सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, या ये पैराबोला डाउनवर्ड ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पैराबोला अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड। ये तब बनेगा जब a ग्रेटर देन 0 है, और ये तब बनेगा जब a लेस देन 0 है। ये शायद आपने 10th में बेसिक पढ़ा भी होगा, थोड़ी देर में मैथ्स में आप ये पढ़ लो कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस क्वाड्रेंट में और कैसा आएगा। अभी के लिए आप ऐसा ध्यान रख सकते हो, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर, अगर a लेस देन 0 है तो ऐसा नीचे। देखो आप यहाँ से सोच भी सकते हो, y का फंक्शन पता है, डेरिवेटिव निकालो, कितना आएगा भैया, 2ax प्लस बी, डबल डेरिवेटिव निकालो, कितना आया 2a। अगर a पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखिए ये ग्राफ बनेगा। अगर a नेगेटिव है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो देखिए ध्यान से ये ग्राफ बनेगा। तो मैंने जो आपको कॉन्केविटी देखना बताया था ना, वो यहीं से देख सकते हैं, है ना। तो ये दो टाइप के ग्राफ अपन ने सीखे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। मेनली ये पैराबोला आपके काम आएगा अभी, है ना। कई बार यहाँ तो नहीं काम आता है, बट फिर भी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, सर्कल काम आ जाता है। सर्कल, सर्कल की इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस अपने को जानना है, अभी ये चैप्टर से अपने मैथ्स के भी, है ना। एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कहते हैं इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल with center at a comma b and radius r। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट a comma b and radius r। अच्छा ये इक्वेशन कहाँ से आई होगी, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ। सर्कल क्या होता है, तो सर्कल कहते हैं कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। आप अगर थोड़ा सा बेटा सोच पाओ ना,
तो ये मैंने किसी जनरल पॉइंट की a, b से डिस्टेंस लिखी है। मैं कहूँ कि एक जनरल पॉइंट है x, y, सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, एक जनरल पॉइंट है x, y, वो एक सर्कल पे है। वो कहाँ है? सर्कल पे, बिल्कुल सही प्रियांशु। तो ये मैंने उस x, y की सेंटर से डिस्टेंस लिखी है और उसका अंडर रूट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट x, y फ्रॉम पॉइंट a, b इज रेडियस। तो सर्कल क्या होता है कि उसकी डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर इज a, b, किसके इक्वल होती है? रेडियस के। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। इसी में कई बार आपको ऐसा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट आप ऊपर से कंपेयर करके देखो, ऑफ रेडियस आर और इसका सेंटर कहाँ है? 0,0 पे। कहाँ है? 0,0। तो ये सर्कल होता है। ठीक है, ये काम नहीं आएगा ज्यादा, ज्यादा क्या आएगा ही नहीं। कई बार आपको ना एक इलिप्स आएगा, वो आगे पढ़ोगे, ज्यादा अपन कहीं इलिप्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इलिप्स सीख चुके होंगे। सर्कल के बाद आपको एक चीज काम आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल, ये पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल, इसमें भी जो काम आता है ना सबसे ज्यादा, मान लो मैं कह दूं y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, क्या कह दूं? y इक्वल टू ई रेज टू पावर x। जरा सोचो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी? 1। मैंने आपको e की वैल्यू बताई थी, 1 से ज्यादा होती है, लगभग लगभग 2.7172 के आसपास, है ना। तो x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 1, और ये यहां से बढ़ना चालू होगा और ऐसा बढ़ता रहेगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल, है ना। एक्सपोनेंशियली ये यहाँ से बढ़ता रहेगा ऐसा, है ना? तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट की जो मैं दूसरा वाला बना रहा हूँ, ये है वाई एक्स ग्राफ। मैं आपसे बोलूँ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स है ना। x इक्वल टू 0 पे ग्राफ 1 के वैल्यू 1 के बराबर है ना। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है? 1। अब आप x की वैल्यू बढ़ाते चलो, है ना, x की वैल्यू बढ़ाते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं कहूँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, मैंने क्या कहा? x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है? 1। और अगर मैं कहूँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, मैंने आपको बता रखा है दिस इज 0, दिस इज 0। तो ये ग्राफ ऐसा डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली और ये ऐसा जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा? 0। ये 1 से स्टार्ट हुआ क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है? 1। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स होते हैं, है ना। इनका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि इनफाइनाइट टाइम के बाद ये जो है वो 0 हो जाएंगे। फिर कई बार ना आपको इससे बेस्ड एक कर्व और पूछ लेते हैं कि मान लो आपके पास ऐसा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू समथिंग a 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपसे कहेंगे बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, तो अपन वैल्यूज रख के देख लेते हैं। देखो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू a आ रही है। तो ये जो होगा ना, ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और इनफाइनाइट पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस a, है ना। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और a तक जाएगा, तो ये ऐसा इंक्रीज होता है, इसका ग्राफ ऐसा आता है ना। ये 0 से हुआ, स्टार्ट हुआ, और ये वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्योंकि सोचो स्ट्रेट लाइन, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, मैं कह रहा हूँ सुनना ध्यान से, कि 0 से a तक पहुंचने की और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि मैं 0 से स्टार्ट करूँ इन्फिनिटी में जाके a हो, ऐसे तो हो नहीं सकता, वरना इसके आगे जाएगा, तो ये गलत है। ऐसे भी नहीं हो सकता, तो एक ही चांस बनता है ना, ये ऐसा हो जाए, है ना। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। कैसा होना चाहिए? हमने पहले तो इक्वेशन में वैल्यू रख के देखा,
कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू y की क्या आनी चाहिए 1, और फिर x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y क्या आना चाहिए a। तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा ही ग्राफ बन सकता है, बस और कोई ग्राफ नहीं बन सकता है ना? तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स होते हैं। एक लास्ट है जो पता होना चाहिए, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला पूरा चैप्टर है आपका, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कॉन्स्टेंट निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव हुआ, सोच के देखो, x इंटू वाई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिया होता है, या थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है ना? x या तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, या x नेगेटिव y नेगेटिव, है ना? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ इसको, ये कर्व सही नहीं बना। ऐसा एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट इज पॉजिटिव। कांस्टेंट कैसा है? पॉजिटिव। आप ऐसे ही सोच सकते हो, अगर x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो x इंटू वाई पॉजिटिव आएगा, x और y दोनों निगेटिव होंगे तो कांस्टेंट कैसा आएगा? निगेटिव। और अगर ये निगेटिव कांस्टेंट हुआ, ये ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है ना? चलो, ये y था, ये x था, ये फर्क नहीं पड़ता वैसे y और x। तो ये ग्राफ ऐसा हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट कैसा है? नेगेटिव, है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन इक्वेशन, है ना, अपन बता सकते हैं कि उनके बीच का ग्राफ कैसा आएगा। मतलब अगर y एक्सिस और x एक्सिस वाली क्वांटिटी के बीच ऐसा होगा कि x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, लीनियर आए तो स्ट्रेट लाइन होगा, क्वाड्रेटिक आए तो पैराबोलिक होगा, सर्कल भी हो सकता है। यही बेसिक वेरिएशंस होते हैं। जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीन है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मेनली इन तीनों पे बेस्ड ही ग्राफ अपने बनते हैं अभी। वो भी अभी आपके जितने ग्राफ दिए होंगे वो पहले और दूसरे से ही हो जाएंगे सारे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला से, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है मेनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए ग्राफ, है ना? तो ये ग्राफ की जनरल स्टडी खत्म हुई, ग्राफ कौन कौन सा टाइप के होते हैं। अब अपन एंटर करेंगे यहाँ से ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स पे, है ना? काइनेमेटिक्स में अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को रीड करेंगे, ग्राफ क्या क्या दिखा रहा है इन बातों को जानेंगे, है ना? तो पहले आप इसको लिख लीजिए। और ठीक, आई होप सबने लिख लिया होगा। तो अपन अपने काइनेमेटिक्स के ग्राफ पे एक एक करके आते हैं। अपन अभी तक जो पढ़ रहे थे दैट वाज बेसिक थ्योरी ऑफ ग्राफ। अपन ग्राफ को रीड करेंगे, या कहें तो काइनेमेटिक्स के 1D के ग्राफ की स्टडी करेंगे। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ग्राफ्स इन 1D मोशन। 1D मोशन में अपन ग्राफ को स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहला ग्राफ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। जो बातें मैं इसके बारे में बताऊंगा वो ऑलमोस्ट सेम बातें सही होंगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बस एक डिफरेंस होगा, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, है ना, और ये जो ग्राफ है ये एक्सटी ग्राफ है ना। तो अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट हो रहा है तो ये दोनों ग्राफ एक जैसे होंगे, है ना। और अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सिर्फ अपने को उसको क्या लिखना है कि 0 की जगह जिस x से स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट हो। जैसे मैं कहूं कि x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है मोशन, तो दोनों ग्राफ एक जैसे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मोशन x इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही है तो ये ग्राफ तो x इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ x इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट होगा। पूरी कहानी ये है, बस इतना सा अंतर, बाकी इसकी प्रॉपर्टी सेम। इसको अपन ऐसे एक्सटी ग्राफ लिख सकते हैं, और कई जगहों पे आप देखोगे इसको एसटी ग्राफ भी लिखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं पूछूं इसका स्लोप क्या दिखाता है,
स्लोप, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसका स्लोप dx अपॉन dt ये लिख लो, या ds अपॉन dt, एंड दिस इज वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी। इसका स्लोप क्या दिखाता है? वेलोसिटी। और इसका डबल डेरिवेटिव क्या दिखाता है? d2x अपॉन dt2, एक्सेलरेशन, है ना। डबल डेरिवेटिव को कैसे देखते हैं? कॉन्केविटी से। तो इसकी कॉन्केविटी से क्या डिसाइड होगा? एक्सेलरेशन। और इसके स्लोप से क्या डिसाइड होगा? वेलोसिटी, है ना। पहली बात तो ये बात अपन समझ गए। जैसे मैं आपके सामने एक एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं पहले ही बता दिया पीछे, ऐसा। तो इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट पे, इसका स्लोप कितना है? 0। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 हमेशा। तो पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट फिक्स है एक्स नॉट के इक्वल, और पार्टिकल कैसा है? रेस्ट पे। कल को ये ग्राफ ऐसा ही नेगेटिव में होता तो कहते कि तब भी पार्टिकल रेस्ट पे है, बस यहाँ पे ये x इक्वल टू एक्स नॉट पे रेस्ट पे होता, वहां वो x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट पे रेस्ट पे। मैं आपके सामने ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूंगा बेटा, एक्स टी ग्राफ। इसको कैसे रीड करेंगे, ध्यान से देखना। इसको अपन कहेंगे कि पार्टिकल की मोशन t इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई है, और 5 सेकंड के बाद पार्टिकल x इक्वल टू 20 पे। कहा है पार्टिकल x इक्वल टू 20 पे। इसका स्लोप क्या दिखा रहा है? तो सबसे पहले इसका स्लोप दिखाता है वेलोसिटी। क्या अपन इसका स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, थीटा। या सोच के देखिए, इसका स्लोप आएगा, ये वैल्यू 20 है, ये वैल्यू 5 है, तो स्लोप आएगा बेटा 20/5, और थीटा ये एंगल है, तो अपन कहेंगे दिस स्लोप इज +4 मीटर पर सेकेंड, विच इज वेलोसिटी, एंड इट इज कांस्टेंट, है ना। तो इसका स्लोप क्या दिखाता है? वेलोसिटी। और यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो मैं इस मोशन को स्टडी करूंगा, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सॉरी रेस्ट से नहीं, अच्छा पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं। देखो t इक्वल टू 0 पे भी स्लोप इतना ही है ना। t इक्वल टू 0 पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या पार्टिकल की वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे 0 थी? नहीं, क्योंकि ग्राफ यहाँ से ऐसे एज इट इज स्टार्ट हुआ है ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है, तो अपन कहेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज, हमेशा कितनी है? +4 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? +4 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? 0। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? 0। ऐसी मोशन कौन सी मोशन होती है जिसमें पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी जाता है? इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, आपको याद है। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ऐसा ग्राफ बना के दे दूं तो, कि मान लो पार्टिकल, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ 22 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये कुछ, सॉरी 22 मीटर हो गई, और ये 4 मीटर था, और ये टाइम जो है ये कुछ 10 सेकेंड है। तो इसमें कहानी क्या डिफरेंट है? तो इसमें पार्टिकल x इक्वल टू 4 से स्टार्ट हुआ है, ये t इक्वल टू 0 था। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू 4 पे। और t इक्वल टू 10 पे पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू 22 पे, है ना। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि xt ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। और क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हो? और कैसे निकालेंगे? ये रहा थीटा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी डेल्टा x कितना है? ये 18 मीटर। तो आपसे मैं कहूँ कि इसका स्लोप कैसे निकालोगे? तो स्लोप इज इक्वल टू 18/10, 1.8 meter per second. The particle moves with a constant velocity.
और वो भी देखो पॉजिटिव में। तो अगर पार्टिकल की मोशन को प्लॉट करने की बात है ना, तो ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 4 है, ये x इक्वल टू 22 है। आप कहोगे सर पार्टिकल ना यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था x इक्वल टू 4 से, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी 1.8 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा कितने टाइम पे 10 सेकेंड पे। पार्टिकल x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 22 तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, इसकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव थी और इसका एक्सेलरेशन कितना था 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। ठीक, तो दिस इज सम बेसिक पोजीशन टाइम ग्राफ, और भी अभी बताऊंगा, पहले आप एक ब्रेक ले लो। चलो एक और बता देता हूँ फिर ब्रेक दूंगा, मेरा ही तो लेक्चर है वाला, है ना। मान लो बेटा ग्राफ ये दे दे ऐसा, ठीक, ये मान लो -10 से चला और ये टाइम पे कुछ 5 सेकेंड हो गया। अगर इस पार्टिकल के मोशन को स्टडी किया जाए या कहा जाए, तो सबसे पहले तो आपसे पूछो इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप तो इसका निकालेंगे बेटा, थीटा देखो, थीटा अभी भी 90 से कम है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है ना। तो मैं आपसे पूछूं ये थीटा कितना है, तो आप वहां से ये थीटा और ये थीटा मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, बट हमें तो यही थीटा चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, x इक्वल टू -10 पे। t इक्वल टू 5 पे पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू 0 पे। पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूँ, स्लोप से, या आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम से भी निकाल सकते हो, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप आ जाएगा बेटा इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे भी निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। इतना देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सोच सकते हो ये पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ है। दिस इज ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। पार्टिकल की मोशन सोच के देखिए, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू -10। पार्टिकल की मोशन कहाँ से चालू हुई है, x इक्वल टू -10 से, और किधर पहुंचा है पार्टिकल, 0 पे। मतलब पार्टिकल किस तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सोचो यहां से चालू हुआ और यहां पहुंचा ऐसा, तो यहाँ था t इक्वल टू 0 पे, यहाँ था t इक्वल टू 5 पे। पक्की सी बात है पॉजिटिव में ही चल रहा होगा। देखो वेलोसिटी कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में। कितने टाइम में पहुंचा, 5 सेकेंड में। तो वेलोसिटी कितनी है, पॉजिटिव में। ठीक है, चलो ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।